हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। इस लेक्चर में भी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, आई होप सबने कर लिया होगा। और मैंने कहा था कि मैं इस होमवर्क प्रॉब्लम का केवल फर्स्ट पार्ट आपको करवाऊंगा। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था, स्फीयर ऑफ रेडियस आर कंटेन्स स्पेस चार्ज डेंसिटी रो आर। आपको इसमें क्या गिवन था, रो आर गिवन था, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। वो आपको गिवन है ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आपको कोई स्फीयर गिवन है, उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ओके, ये आपको गिवन है। हमें निकालना था टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज क्यू, ये गिवन था। टोटल चार्ज भी गिवन है आपको, टोटल चार्ज आपको गिवन है। उसने कहा इसको हमने नेम कर दिया Q है। तो हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस A, जो कि ये रो में A है, इन टर्म्स ऑफ Q एंड कैपिटल R हमें एक्सप्रेस करना है। तो मैंने आपको बताया था, हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था आप फाइंड आउट कीजिएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर रो गिवन है और हमें Q चाहिए तो हम क्या करते हैं, रो dV। अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा ये एक्सप्रेशन, आपको ध्यान रहना चाहिए। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया अगर मैं पूछूं आपको, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। रो की डेफिनेशन क्या होती है, dQ ओवर dV, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वहाँ से आपने इसके लिए रो की डेफिनेशन यूज़ की और वहाँ से आपने Q की वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हम लिख सकते हैं, जो कि हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है कि कैपिटल Q है, ये होना चाहिए किसके बराबर, रो इंटू dV के बराबर। ध्यान रखिए ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए अभी तक कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, आपको अभी तक ये याद हो जाना चाहिए एलिमेंट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू आपको गिवन है ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो 3 इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। ओके, आप ध्यान रखिएगा ये फुल स्फीयर है। सो इन दैट केस ए तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, और ये डी आर, हमने आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा डी फाई। अब बारी है इसमें लिमिट रखने की। अब लिमिट आपको पता है कि फुल स्फीयर के केस में लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। तो फाई वाला तो पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरा ये घूमेगा, पूरा का पूरा घूमेगा, यानी कि ये तो कितना जाएगा, 0 से 2 पाई लिमिट जाएगी। थीटा की लिमिट, तो थीटा की लिमिट कैसे होती है, अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चैप्टर लेक्चर देख लिया होगा तो आपको पता होगा। थीटा अगर कोई पॉइंट ये है तो थीटा प्लस जेड एक्सेस से लिया जाता है और माइनस जेड एक्सेस तक जाता है, यानी कि कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से पाई तक। और स्मॉल आर इज द रेडियल एलिमेंट है, रेडियल एलिमेंट की लिमिट इन केस ऑफ स्फीयर कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से रेडियस ऑफ स्फीयर तक, जो कि हमें कैपिटल आर गिवन है। तो ये Q आ गया। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A। इसको इंटीग्रेट करिए तो r तो बाहर आ जाएगा, ये r क्यूब बाई 3 आएगा माइनस r टू दी पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, राइट है। ये 0 से कैपिटल R आ गया, राइट। और यहाँ पे बताइए साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई कितना होगा, 2। कई बार हम कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कितना करके कितना आएगा, 4 पाई। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू A, ये आ जाएगा r टू दी पावर 4 अपॉन 3 माइनस r टू दी पावर 4 अपॉन 4 इंटू 4 पाई। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं। हमें तो a को लिखना है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम इसमें आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4r क्यूब r टू दी पावर 4 माइनस 3r टू दी पावर 4 और इंटू 4 पाई। देखिए 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकालिए। देखिए ये 3q इधर आ जाएगा, 3q अपॉन पाई,
और यहाँ देखिए ये 4r⁴ में से 3r⁴ माइनस होगा तो कितना बचेगा, r⁴। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ a इन टर्म्स ऑफ, क्या पूछा था, कैपिटल Q एंड R के टर्म्स में हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ अब हम बात करते हैं, इसमें दूसरा पार्ट था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड स्फीयर। नाउ इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे, एज वी मेंशन इन द लास्ट लेक्चर कि हम इसको प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम कई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमें रो गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड कैलकुलेट करना है। ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। हालांकि मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे E इनसाइड होगा AR/ε0 R/3 माइनस R/4 और ये आ जाएगा आपका R कैप। तो दिस शुड बी E इनसाइड और E आउटसाइड होगा आपका AR⁴ अपॉन 12ε0 R² R कैप। ओके, आप चेक कर लीजिए, ये दोनों आंसर आपके यही आने चाहिए। अगर आपके नहीं आए हैं तो आप रिविजिट कीजिए, कहाँ पे आपकी गलती हुई है चेक कीजिए। आई होप ज़्यादातर लोगों ने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप जाके ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनुलर पोर्शन एज शोन इन फिगर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, जो ये शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं अ वेरी स्मॉल सेक्शन हियर, राइट, अ वेरी स्मॉल सेक्शन ds। ओके, लेट्स से दिस इज ds, तो ये एलिमेंट हो गया ds। देखिए ये सर्कुलर एलिमेंट है, तो आपको डिस्क का एलिमेंट है, राइट, तो ये एनुलर है लेकिन डिस्क का एलिमेंट है। तो डिस्क का सरफेस एलिमेंट ds, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर आप ध्यान होगा तो अगर आप इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिखेंगे तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता होगा ये आता है s ds एंड d phi। ओके, बिकॉज इस वाले रीजन में डिस्क के लिए z क्या है, कांस्टेंट। स्फेरिकल पोलर में लिखेंगे तो r dr d phi, राइट। तो किसी में भी आप लिख लें, चाहे स्फेरिकल के टर्म में लिख लें चाहे सिलिंड्रिकल के टर्म में लिख लें, और डायरेक्शन आएगी इसकी z कैप, राइट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ हमने ले लिया। ऊपर की तरफ क्यों लिया, ये ओपन सरफेस था, इसमें हम नीचे या ऊपर दोनों तरफ ले सकते थे, बट हमने इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किधर दिया है, प्लस z डायरेक्शन में, तो हमने उसी डायरेक्शन में ये ले लिया। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट, पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, कितना पास होगा, तो बहुत छोटा फ्लक्स पास होगा, तो हमने उसको नाम दे दिया d phi। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, राइट। नाउ यहाँ पे हम क्लोज सरफेस नहीं लगाएंगे, देखिए हमने राउंड नहीं बनाया, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है, और अगर ये क्लोज सरफेस नहीं है तो यहाँ पे हम गॉस लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स पे। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन भी नहीं लगाएंगे, बल्कि क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, इंटीग्रेशन हम बाद में लिखेंगे जब हम टोटल कर रहे होंगे, तो टोटल में हमें इंटीग्रेशन करना है, बट अभी तो ई डॉट ds आ जाएगा। सिंपली स्मॉल एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा, ई डॉट ds। ई की वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट जेड कैप। ds की वैल्यू क्या है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, एस डी एस, एस भी रेडियस को डिनोट कर रहा है, आर भी रेडियस को डिनोट कर रहा है, तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं आर डी फाई और ये जेड कैप। देखिए जेड कैप डॉट जेड कैप 1 हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई नॉट आर डी फाई। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल सेक्शन हियर। ओके, ये क्लियर है सबको। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
पासिंग थ्रू एनुलर रीजन। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये एलिमेंट्स निकालने में कोई दिक्कत है अभी भी, तो आप पहले जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले लेक्चर्स को बार बार देखिए, समझिए उसमें हम एलिमेंट्स कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस पर अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि हम एरिया एलिमेंट कैसे लिख रहे हैं, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिख रहे हैं इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री का एरिया एलिमेंट क्या है, सरफेस स्फेरिकल सरफेस का एरिया एलिमेंट क्या है, ठीक है, इस तरीके के टर्म्स अगर आप समझ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स करना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आप फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया एलिमेंट्स लिख सकते हैं, या वॉल्यूम एलिमेंट लिख सकते हैं, या लेंथ एलिमेंट लिख सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पोर्शन को पहले अच्छे से सॉल्व कर लें, और फिर यहाँ पे आके इस प्रॉब्लम को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, चलिए, तो एनुलर रीजन के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, नेट निकालना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली फाई ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी फाई ई सिंपली। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल, ये आ जाएगा ई नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर डी आर, और डी फाई अलग से आ जाएगा। तो देखिए एनुलर है तो डी फाई, तो देखिए पूरा का पूरा डी फाई मतलब ऐसे ये घूमेगा, तो कितना डिग्री घूमेगा, पूरा 0 से 2 पाई घूमेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर की रेडियस, आर कहाँ से है, जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आर है इस केस में। राइट, जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर होता है दैट इज फ्रॉम जेड एक्सिस, राइट, और द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से ये डिस्टेंस है आर। अब ये वाली आर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है आर डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे इसने बोला कि इसकी लेंथ बोला 2 मीटर है, और ये एंगल गिवन है, देखिए ध्यान से ये वाला एंगल गिवन है, तो हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेट्स से ये O है, और ये A है, और ये B है, और ये C है यहाँ पे पॉइंट। राइट, तो हम इनर रेडियस को R1 लिख देते हैं और आउटर रेडियस को R2 लिख देते हैं। तो बेसिकली हमारी लिमिट R की जानी है R1 से R2, लेकिन हमें पता ही नहीं है R1 क्या है और R2 क्या है, तो वो हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है। देखिए आपको ट्राइंगल दिया है, राइट, आपको हाइपोटेन्यूस पता है, एंगल पता है, और आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो AO बेस है, हाइपोटेन्यूस और बेस में किसका रिलेशन होता है, कॉस का, फ्रॉम फिगर। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस π/3 अगर मैं लिखूं तो, क्योंकि ये वाला एंगल कितना दिया है, π/3 गिवन है, तो कॉस π/3 कितना आ जाएगा, बेस, बेस यानी कि OA डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दैट इज 2। तो यहां से हम OA कैलकुलेट कर लेंगे, तो OA हमारे पास आ जाएगा, OA इज इक्वल टू, देखिए cos π/3 यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यानी कि हमें पता चल गया ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। ओके, अब हमें ये निकालनी है। तो देखो R1 अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 π/4। कैन यू सी दैट, ये R1 इनर रेडियस है, अगर मैं ये अंदर वाला ट्राइंगल लूं तो परपेंडिकुलर R1 हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड R1 परपेंडिकुलर होती है, तो R1 हो जाएगा R1/1 मीटर, या फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर R1 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 π/4। तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर, करेक्ट है। अच्छा, R2 अगेन यहाँ पे देखो, R2 जो है वो आउटर की रेडियस है, R2 परपेंडिकुलर होगा ये बाहर वाले ट्राइंगल के लिए, यानी कि R2 अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 π/3, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा R2/1 मीटर इज इक्वल टू 10 π/3, यानी कि R2 इज इक्वल टू 10 π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा E0, ओके। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, R1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, R2 की वैल्यू है √3, R, dr और d5। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी थी, राइट, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, और वो सभी को पता है, सिंपल ज्योमेट्री है, क्लास 10th बेस्ड ज्योमेट्री है, जिसमें हमें परपेंडिकुलर ट्राइंगल्स में या राइट एंगल ट्राइंगल्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई।
अब इसको इंटीग्रेशन करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ओके, 1 to स्क्वायर रूट 3, और ये डी 0 to 2 पाई डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ई नॉट। चलिए पहले अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 3/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2। तो 3/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, 2 पाई ई नॉट। सो दिस इज 2 पाई ई नॉट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एनुलर रीजन। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन था, फ्लक्स हम कैसे निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते थे फ्लक्स निकालने के लिए। क्यों नहीं कर सकते थे, आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है। तो गाउस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब क्लोज सरफेस है, राइट। चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ प्लेन शीट of surface charge density sigma is inserted into a sphere of radius capital R. The perpendicular distance of the plane from the center is x. Calculate flux passing through sphere. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई स्पीयर है बोला, राइट, विच हैज अ रेडियस r, ओके, रेडियस r है। उसने कहा है कि इस रेडियस r वाले स्फीयर में हमने एक शीट इंसर्ट की बोला, राइट, यानी कि हमने कोई शीट ऐसे इंसर्ट की, ये हमने शीट इंसर्ट कर दी, सपोज करो ये हमने शीट इंसर्ट कर दी इसमें। सो दिस इज द शीट, राइट, हमने ये इंसर्ट की विच जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला सेंटर से वो कितना है, x है। ये हमने शीट इंसर्ट की। तो हमें निकालना है कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, और इस शीट पे जो चार्ज डेंसिटी दी है वो सिग्मा गिवन है, राइट। तो अगर इस पे चार्ज डेंसिटी दी है और हमें स्फीयर के थ्रू फ्लक्स पास कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से समझिए जो स्फीयर है दैट इज क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस को तो स्फीयर के अंदर ऐसा ये प्लेन कट कर रहा है, राइट, और जो प्लेन कट कर रहा है उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, और उसका कुछ प्लेन का कुछ पोर्शन स्फीयर के अंदर होगा, राइट, स्फीयर के अंदर कट कर रहा होगा। तो अगर कोई स्फीयर है तो अगर उसके अंदर से कुछ प्लेन इंसर्ट किया, राइट, जिसकी डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर, हमने इंसर्ट कर दिया, राइट। जब इंसर्ट करेंगे तो आप ये बताइए कितना पोर्शन होगा जो प्लेन का स्फीयर के अंदर होगा। तो वो कैसे होगा, कैसे बनेगा, वो एक सर्कल टाइप का बनेगा, करेक्ट है, जो स्फीयर के अंदर होगा, राइट। बाकी तो सब स्फीयर के बाहर होगा, क्योंकि हमने कुछ, आप ऐसे जैसे चाकू से आप सेब काटेंगे, तो अगर कोई चौड़ा सा चाकू है उससे सेब काट रहे हैं, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सर्कल दिखाई देगा जो कि सेब के अंदर छुपा हुआ होगा जब आप काट रहे होंगे, राइट। या टमाटर काटिए, राइट, उसमें भी ऐसे ही होगा। हम स्पेयर मान लेते हैं टमाटर को या सेब को, जो कि कंप्लीटली स्पेयर नहीं होते हैं, फिर भी हम मान लेते हैं। तो आप समझिए चाकू का जो पोर्शन आपको तब दिख नहीं रहा होगा पूरा कटने पे, वो एक सर्कल होगा, राइट। तो वो सर्कल ये वाला सर्कल होगा, ये वाला पोर्शन है जो स्पेयर के अंदर है। और स्पेयर कैसी क्वांटिटी है, कैसी ज्योमेट्री है, क्लोज सरफेस है। तो हमें पूछा है कि स्पेयर से फ्लक्स कैसे पास होगा, तो हम गाउस लॉ यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज हाउ मच, 1/ε0 टाइम्स Q एनक्लोज्ड। अब बात आती है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, उतना ही चार्ज एनक्लोज होगा जितना इस शीट पे, जितना शीट का पोर्शन अंदर है उस पर जितना चार्ज होगा, राइट। जो ये शेडेड पार्ट है इस पे जितना चार्ज होगा। अब इस पे कितना चार्ज होगा, तो इस पे हम चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए हमें सिग्मा गिवन है, सिग्मा इज गिवन टू अस, राइट, ये गिवन है। सिग्मा क्या होता है, dq/ds। तो dq क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा ds। तो q क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा, राइट, इंटीग्रल ds। तो सिग्मा तो यूनिफॉर्म है, वो तो बाहर आ जाएगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है स्पेस के साथ, तो अंदर बचा ds। अब ये ds किसका सरफेस इंटीग्रेशन है, इस शीट का, जो ये सर्कुलर रीजन बचा हुआ है अंदर।
तो इसका अगर इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स का अगर हम सम करेंगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल आएगा। जिस सर्कल की रेडियस हमको नहीं पता है हमें वही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन। अब इस सर्कुलर रीजन की रेडियस सपोज करो हमने अज्यूम कर ली है फिलहाल के लिए कि ये आर है, तो हम ये आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल है, हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये कैपिटल आर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, ये एक्स गिवन है, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि r की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर q जो कि एनक्लोज्ड है, ये एनक्लोज्ड वाला q है, वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, राइट। तो अब हमें मिल गया q एनक्लोज्ड मिल गया। जैसे ही q एनक्लोज्ड मिल गया तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या है? q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर इज q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कंसेप्ट्स वही हैं, आपको बस देखना है कौन से कंसेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जब भी आप कोई भी लेक्चर देखें, पढ़ें, समझें तो उससे कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएं। ये नहीं कि बस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और आपका काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो इस प्रॉब्लम से भी आपने काफ़ी कुछ टेक्निक्स आपने सीखी होंगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्यू एनक्लोज कैसे फाइंड आउट किया वो आपके लिए एक नई चीज है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ए आर कॉस स्क्वायर थीटा आर कैप प्लस ए आर साइन स्क्वायर थीटा फाई कैप, वेयर आर थीटा फाई आर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। कैलकुलेट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, सो आपको ये गिवन है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है, ध्यान से देखिए, हमें गिवन है E। तो E गिवन है, तो E का वैल्यू हमें है ए आर कॉस स्क्वायर थीटा आर कैप प्लस ए आर साइन स्क्वायर थीटा फाई कैप, ये आपको गिवन है। और हमें निकालना है कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, हमें Q एनक्लोज्ड निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? Q एनक्लोज्ड बाय स्फीयर। तो स्फीयर है कोई, राइट, उसकी रेडियस कैपिटल R है। हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है E डॉट डी एस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q एनक्लोज्ड, राइट। हमें कैलकुलेट करना है Q एनक्लोज्ड कि इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ओके, ये कैलकुलेट करना है। आप ध्यान से समझिएगा इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे Q एनक्लोज्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी एस, राइट। तो ds किसका होगा? स्फीयर का। स्फीयर का ds क्या होता है? अगर आपको याद हो, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और डायरेक्शन बताइए इसकी क्या होती है? आर कैप। ओके, आपको पता होना चाहिए सरफेस एलिमेंट ऑफ स्फीयर ये होता है विद डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमें पता है क्योंकि सरफेस की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? आउटवर्ड होती है, और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इन दैट केस अगर हम बात करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड यानी कि कौन सी डायरेक्शन होगी? आर कैप होगी। इसमें तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट है।
तो अब हम इसमें ये एक्सप्रेशंस हमें गिवन है और ये सरफेस एलिमेंट हमें पता है, हम वैल्यू रख के क्यू एनक्लोज निकाल लेंगे। तो अब ये कोई प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं रह गया। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा ए आर कॉस स्क्वायर थीटा आर कैप प्लस ए आर साइन स्क्वायर थीटा फाइव कैप, और इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर कैप। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे स्मॉल आर दिखाई दे रहा है, राइट है, लेकिन इंटीग्रेशन हो रहा है सरफेस पे, जहाँ पे कि रेडियस की वैल्यू, रेडियस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे, और ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना कि ये सरफेस एलिमेंट है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया। अब देखिए, जब हम इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए, आर डॉट आर तो 1 हो जाएगा, लेकिन फाइव डॉट आर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो केवल कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, ये वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। तो हम चलिए लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से देखना, ये ए है तो ए भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर ऑलरेडी है तो आर क्यूब वो भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा। ओके, मैं ये एक इंटीग्रेशन हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये डी थीटा हो गया, और डी फाई को हमने अलग से लिख दिया। ओके, फुल स्पेयर है तो डी फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से 2 पाई, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से पाई तक। ओके, बस अब इंटीग्रेशन कर लेना है इसको, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए आर टू द पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉस थीटा को आप पुट करेंगे टी, तो साइन थीटा डी थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा आपके पास डी टी आएगा, तो वो माइनस डी टी हो जाएगा, राइट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस डी टी, और यहाँ पे तो ये 2 पाई आने वाला है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब, राइट, टी टू द पावर 3/3 विद माइनस साइन, और लिमिट्स आ जाएंगी थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई। टी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, कॉस थीटा को हमने टी एज्यूम किया था, वैल्यू वापस रख देंगे, तो ये आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इस 3 को हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई जब लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस का 1 माइनस, और माइनस ऑलरेडी है तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। सो ये आपके पास आ गया क्यू एनक्लोज्ड बाय दैट स्फीयर, राइट है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, गॉस लॉ यूज किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया क्योंकि सरफेस कैसा गिवन था, हमें क्लोज सरफेस गिवन था। ऑब्वियसली अगर हमें चार्ज एनक्लोज पूछा हुआ है तो सरफेस क्लोज ही होगा, राइट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पे अल्फा था, मैं ध्यान से देखिए अल्फा था, फर्क नहीं पड़ता, अल्फा को हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो एक्सप्रेशन ए की टर्म में आ गया, दैट्स ओके, हमारा आंसर फिर भी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज फाउंड टू बी E इज इक्वल टू के आर क्यूब आर कैप इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट एंड के इज सम कांस्टेंट। सो हमें पहला फाइंड आउट करना है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो, एंड सेकेंड फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको E इज इक्वल टू के आर क्यूब आर कैप, ये आपको गिवन है, और आपको क्या पूछ रहा है, रो और क्यू एनक्लोज्ड।
क्यू एनक्लोज पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछा था, बट यहाँ पे क्यू एनक्लोज निकालने का हमने एक नया तरीका सीखेंगे, राइट। तो पहले हम रो फाइंड आउट करेंगे, फिर क्यू एनक्लोज फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं आपके पास कितने तरीके हैं। तो ये चार्ट आप ध्यान रखिए, अगर आपको ई गिवन है, इस चार्ट को हम बाद में मॉडिफाई करेंगे जब हम वी में पहुंच जाएंगे, राइट। आपको अगर ई गिवन है और आपको पूछा है क्यू एनक्लोज निकालिए, तो क्यू एनक्लोज निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसको यूज करिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, राइट। दूसरा तरीका यह है कि आप डिफरेंशियल फॉर्म को यूज करिए, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप रो निकालिए, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, करेक्ट है। जब आपका रो निकल गया तो यहां से आप क्यू निकालिए, क्यू एनक्लोज्ड आपका क्या आ जाएगा, रो इंटू डीवी। तो आप मैप समझ जाइए, अगर आपको ई गिवन है तो ई गिवन से अगर आपको क्यू एनक्लोज्ड चाहिए तो आपके पास एक तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ये है कि आप डायरेक्टली सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लीजिए और क्यू एनक्लोज निकाल लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ये आपका है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, राइट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, हमने बताया था आपको डिफरेंशियल फॉर्म है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, रो कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। रो कैलकुलेट कर लीजिए और रो से फिर क्या निकाल लीजिए, क्यू एनक्लोज। तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में हमें कौन से मेथड से चलना चाहिए, मेथड 1 से या मेथड 2 से? आप सभी को पता है हमको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पूछी हुई है, राइट। अगर हम मेथड 1 से चलेंगे तो हमें चार्ज डेंसिटी नहीं मिलेगी, हमें डायरेक्टली क्यू एनक्लोज्ड मिल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं मेथड 2 से चलूंगा तो पहले मुझे चार्ज डेंसिटी मिलेगा और फिर वहां से मैं क्यू एनक्लोज निकाल सकता हूं, राइट। तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे गॉस लॉ का, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। आपको दोनों फॉर्म याद होने चाहिए। सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो इस मैप को ध्यान रखिए, अगर आपको ई गिवन है और क्यू एनक्लोज निकालना है तो दो तरीके हैं, लेकिन रो निकालना है तो एक ही तरीका है, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म से निकालना पड़ेगा। आपके पास बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इन कॉमन पाए जाते हैं वो यही तरीका है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे पहले रो निकालेंगे, यानी कि रो निकालने के लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ई हमें क्या गिवन है यहाँ पे, देखिए ई गिवन है k r to the power 3 k r to the power 3 r cap and this is in spherical polar coordinates। अब आपको डाइवर्जेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का, आपको याद होगा। सो क्या होता है, कोई भी वेक्टर अगर a है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जी एच। एफ जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ होता है 1, जी होता है आर और एच होता है आर साइन थीटा। तो एफ जी एच की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा। बताइए डेल ओवर डेल आर। फर्स्ट जब कोऑर्डिनेट आता है तो कोफिशिएंट फर्स्ट वाले के नहीं आते, दो अलग वाले आते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी एच, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर प्लस क्या आएगा डेल ओवर डेल थीटा। अब थीटा वाला नहीं आएगा, थीटा वाला जी होता है तो एफ एच आएगा, यानी कि आर साइन थीटा, राइट। और ये आ जाएगा ए थीटा प्लस डेल ओवर डेल फाई। देखिए फाई है तीसरा है तो पहले दूसरे आएंगे तो एफ एच आ जाएगा, तो यानी कि आर ए फाई। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। यहां पे अगर देखेंगे हमें चूंकि रो निकालना है, हमें पता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई, हमें डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा, राइट है। और ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं इस वेक्टर को इससे कंपेयर करूं तो ये वाली वैल्यू आर कैप का कोफिशिएंट है, राइट। यानी कि हमें केवल ए आर गिवन है यहाँ पे, और ए आर की वैल्यू कितनी है के आर टू द पावर 3, और बाकी ए थीटा ए फाई इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम यहाँ से रो निकाल लेंगे, तो रो क्या आ जाएगा, यहाँ से रो आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो अब लिख दीजिए, चलिए एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 बाई
आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट है। तो आर स्क्वायर साइन थीटा तो रहेगा ही, राइट। अंदर क्या बनेगा, डेल ओवर डेल आर, और आर स्क्वायर साइन थीटा यहां भी है, और ए आर कितना है हमारे पास, के आर टू द पावर 3, के आर टू द पावर 3, ये आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ए फाई और ए थीटा तो है ही नहीं, 0 0 हो जाएंगे, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबके। अब हम इसको सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व कर देंगे तो रो निकल आएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल ओवर डेल आर करेंगे तो देखिए साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, के भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये कितना बनेगा, आर टू द पावर 5, आर टू द पावर 5 का करेंगे तो 5 आर टू द पावर 4 आ जाएगा, राइट। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर टू द पावर 4 कैंसिल, आर स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट के 5 आर स्क्वायर, राइट है। तो ये आपका क्या आ गया, रो, चार्ज डेंसिटी आपकी आ गई रो। देखिए कितना आसान है, अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना आता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, राइट। जिनको नहीं आता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर जाके देख लें, ओके। अब जो दूसरी चीज हमें पूछी थी, दूसरी चीज हमें पूछा था क्यू एनक्लोज हमें निकालना है करके, ये पूछा था। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या था, फाइंड द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो कोई स्फीयर है, अभी टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, राइट। ये कितना चार्ज एनक्लोज करेगा ये हमें बताना है। तो क्यू एनक्लोज हम कैसे निकालेंगे, रो गिवन है तो रो डीवी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहां से रो की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट 5 आर स्क्वायर, राइट। और डीवी की वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अगर आपको नहीं याद है तो याद कीजिए इसको, ये वॉल्यूम एलिमेंट है किसके लिए, स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए। तो अब जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, और चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 के एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 बन जाएगा, तो आर टू द पावर 4 डी आर, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास डी फाई। लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, 0 से 2 पाई इसकी जाएंगी, 0 से पाई इसकी जाएंगी, और इसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है तो 0 से आर इसकी। अब बस इसको सॉल्व करना है। आई होप सबको पता है इसका इंटीग्रेशन 4 पाई आता है, राइट। कई बार कर लिया, क्योंकि इसका 2 पाई आएगा, इसका 2 आएगा, मल्टीप्लाई करके 4 पाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 के एप्सिलॉन नॉट, राइट है। ये आर टू द पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा, लिमिट्स जाएंगी 0 से कैपिटल आर, और जब 5 से कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 के एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट रखेंगे तो आर टू द पावर 5। तो ये हमारे पास आ गया क्यू एनक्लोज्ड, राइट है। सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इजीली क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो मेथड कौन सा था हमारा, दूसरा मेथड, जहाँ पे हमें रो भी कैलकुलेट करना था और क्यू एनक्लोज्ड भी कैलकुलेट करना था। तो हमने दोनों को इसी से कैलकुलेट कर लिया, राइट। आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। नाउ हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम की थी, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमें पूछा था व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, राइट। और हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया था, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अब हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम रहेगी। अब हम अल्फा की जगह ए ही यूज करेंगे यहाँ पे भी। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ए बना देते हैं, तो ये हमारा ए हो गया, राइट। चलिए, सो अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देयरफॉर अब हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड मेथड ये रहेगा कि हम पहले फाइंड करेंगे रो, एंड देन हम फाइंड करेंगे क्यू एनक्लोज किससे, इंटीग्रल रो डीवी से। और रो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। तो ई क्या गिवन है हमको, ई गिवन है हमें, हम प्रीवियस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ध्यान रखिए, ए आर कॉस स्क्वायर थीटा आर कैप प्लस ए आर साइन स्क्वायर थीटा फाई कैप, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट है, किसी को कोई डाउट इसमें, राइट। नाउ ई हमने ये लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे,
डाइवर्जेंस ऑफ ए आर अभी हमने लिखा था, कोई भी वेक्टर ए का डाइवर्जेंस क्या होगा, 1/r² साइन थीटा, क्या आएगा, डेल ओवर डेल आर, हाँ r² साइन थीटा ए आर प्लस डेल ओवर डेल आर साइन थीटा ए थीटा, सॉरी डेल ओवर डेल थीटा, और ये आ जाएगा प्लस डेल ओवर डेल फाई, ये आ जाएगा आर ए फाई। यही हमने किया था, अभी हमने एक्सप्रेशन बनाया था। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r² साइन थीटा। देखिए यहाँ पे ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ए आर की हो जाएगी, राइट है, जो आर कैप का कोफिशिएंट है। तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल आर, और ये आ जाएगा r², राइट, साइन थीटा ए आर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। चलिए प्लस ए थीटा है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें थीटा कैप है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस तो ये हमारे पास आएगा डेल ओवर डेल फाई, ओके, डेल ओवर डेल फाई आएगा तो क्या आ जाएगा आर, ओके। नाउ ए फाई की वैल्यू देखिए, ए फाई की वैल्यू क्या है, ए आर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको बस डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे आ जाएगा 1/r² साइन थीटा। देखिए ए साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे। तो आ जाएगा ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कांस्टेंट थे, बाहर आ गए, राइट। अंदर क्या बचा, डेल ओवर डेल आर, और ये आ जाएगा हमारे पास r³, राइट। यहाँ r² था, ये r था, तो r³। यहां देखिए ये फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि फाई के अलावा सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, और यहाँ पे कोई भी फाई का वेरिएबल नहीं है, तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ही नहीं कुछ वहां से। सो ये हम देखते हैं अब, जो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई r², ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास 3r²। कैन यू सी दैट, r² से r² कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 3a कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, रो। बट हमें तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, चार्ज एनक्लोज, रो नहीं निकालना था। तो चार्ज एनक्लोज क्या आ जाएगा, क्यू एनक्लोज, हमने पता है हमें, ये आ जाता रो dv, यानी कि रो की वैल्यू क्या है हमारे पास दी है, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और यहां पे आ जाता हमारे पास dv की वैल्यू, यानी कि r² dr साइन थीटा d थीटा और d फाई। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dv की वैल्यू है। चलिए जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं। तो 3 ये बाहर आ जाएगा, r² dr हो गया। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा d थीटा हो गया, राइट, और ये कितना आ जाएगा, d फाई। इसकी लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट 0 से पाई, और r की लिमिट 0 टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलिए ये आ जाएगा 3a, या r⁻³ आ जाएगा। यहां पे ये वैल्यू तो 2 पाई आ जाएगी, तो ये 2 पाई यहां हो गया। चलिए बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपको पता होगा, इसकी वैल्यू हम बहुत बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसकी वैल्यू आती है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया वैल्यू 4πa r⁻³ सो दैट इज क्यू एनक्लोज्ड। यहां पे थोड़ा सा हमने कुछ मिस किया है, वो मिस किया है, ये वैल्यू थी डाइवर्जेंस ऑफ ई की, राइट है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू थी। सो रो की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू है, तो रो की वैल्यू हो जाएगी डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट दिस, और हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो आप चेक कीजिए, जो लास्ट टाइम हमने क्यू एनक्लोज निकाला था वो यही था 4πε0 a r⁻³ और लास्ट टाइम हमने जब निकाला था 4πa r⁻³, राइट। तो एग्जैक्टली सेम क्यू एनक्लोज्ड आया। तो पहला हमने इंटीग्रल फॉर्म से कैलकुलेट किया, सेकंड हमने डिफरेंशियल फॉर्म से कैलकुलेट किया, दोनों वैल्यू सेम। तो हमने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप किसी भी मेथड से चाहे आप क्यू एनक्लोज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, इन दैट केस आपको केवल डिफरेंशियल फॉर्म यूज करनी चाहिए, राइट है। ओके, किसी को अगर ये डाउट है कि ये इंटीग्रेशन कैसे किया, तो
अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं जहां पे हमने cos थीटा को क्या पुट किया था, t पुट किया था। आप ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन बार बार आएगा तो बार बार हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म नहीं करते रहेंगे। इसका हमें वैल्यू अभी तक याद रह जाना चाहिए, इसकी वैल्यू 2/3 आती है। चाहे तो आप कर सकते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपको इस टेबल को हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा दीजिए इस टेबल को कि अगर E गिवन होगा तो हम Q कैसे निकालेंगे, हम रो कैसे निकालेंगे, उनका मेथड क्या है, राइट। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसी रहेंगी जहां पे E गिवन होगा, रो या Q एनक्लोज निकालना होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, हमें गिवन है फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड इन सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए कंडीशन दे रखी है कि R की वैल्यू जा रही है फ्रॉम 1 to 3 एंड फाई की वैल्यू, R मतलब यहाँ पे S से मतलब है तो सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। R की वैल्यू 1 to 3 जा रही है या S की वैल्यू 1 to 3 जा रही है, फाई की वैल्यू 0 से π/3 तक जा रही है और Z की वैल्यू 0 से 2 मीटर तक जा रही है। हमें चार्ज फाइंड आउट करना है इस वॉल्यूम के लिए, राइट है। रो हमें गिवन है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रो गिवन है, आपको चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, रो dV, राइट है। चलिए करते हैं, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, रो dV है। रो की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2Z sin स्क्वायर फाई, राइट है। बताइए, अब ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, वो होता है S ds d फाई dz, राइट है। चलिए इसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा S ds, 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई डी फाई एक साथ लिख लेंगे और dz अकेला नहीं, यहाँ पे z है तो dz आ जाएगा z dz। और लिमिट्स क्या है, यहाँ डायरेक्टली गिवन है तो s की लिमिट बोला 1 से 3 है, फाई की लिमिट 0 to π/3 है और z की लिमिट कितनी है, 0 से 2 है। अब यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर फाई डी फाई का इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि लिमिट अगर 0 से 2 पाई गिवन होती तो हम डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, लेकिन नहीं गिवन है तो हमें इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होगा। तो साइन स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, 1 माइनस cos 2 फाई अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए पहले तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 2, जस्ट 1 to 3, इसको हम लिखेंगे 0 to π/3, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 फाई अपॉन 2 और ये डी फाई आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएंगी 0 to 2, राइट है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9/2 माइनस 1/2, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आ जाएगा ये 5/2 माइनस cos 2 फाई का क्या हो जाएगा, साइन 2 फाई, राइट है। साइन 2 फाई बाई कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो ये 4 आ जाएगा और कहां से कहां तक 0 to π/3 और ये कितना आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। चलिए यहाँ पे 9 माइनस 1 8/2 दैट इज 4 और ये 2, 4 2 जा 8, ओके, और 8 2 जा 16 तो ये 16 आ गया यहाँ पे हमारे पास। चलिए यहाँ से 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं तो 1/2 कॉमन ले लिया तो 5 माइनस साइन 2 5/2 बचेगा हमारे पास 0 से π/3। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 8, ये आ जाएगा π/3 माइनस, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 π/3/2, राइट। लोअर लिमिट रखने पे दोनों 0 होने वाले हैं तो नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा π/3 माइनस, बताइए साइन 2 π/3 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 2 π/3 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3/2, साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये आ जाएगा 8 π/3 माइनस √3/4, क्योंकि साइन π/3 √3/2 और by 2 that is √3/4. So this will be your answer, this much coulomb. So this is Q enclosed. तो I hope आपकी समझ में आ गया होगा कि रो गिवन था तो हमें Q enclosed निकालना था
उसके लिए हमें केवल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था, डायरेक्ट प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि रो गिवन है तो क्यू कैसे निकालना है, सो दिस इज द मेथड, राइट। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज मेथड्स कि आपको किस ट्रैक पे जाना है, तभी तो आप कुछ प्लान कर पाएंगे जब कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें लास्ट में कुछ कैलकुलेट करना होगा। लेकिन आप मैप बनाएंगे कि अच्छा मेरे को ये क्वांटिटी दी है तो इससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, और कौन सी फॉर्म है जो वो आपको इनेबल करेंगे उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब तभी आप सीख पाएंगे जब हर चीज़ पे आपकी कमांड रहेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार प्रैक्टिस जरूर करते रहें, राइट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ले लिए जाएं, ये भी हम टेक्स्ट बुक से ही लेते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आप एक टेक्स्ट बुक पकड़ लीजिए, कोई भी अच्छी सी रेफरेंस बुक पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल ईएमटी के लिए आप ग्रिफिथ को प्रेफर कर सकते हैं, राइट, और उसकी प्रॉब्लम सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। इनमें से बहुत सारी और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ग्रिफिथ की ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि जब आप एक्चुअल में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो आपके एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एटीट्यूड, आपका जो इंटेंट होता है टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से एक बुक लीजिए, आपको 10 बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बुक लीजिए, उसी बुक से कीजिए, लेकिन उस बुक में आप परफेक्ट बनिए, राइट। उसकी हर प्रॉब्लम को देखिए और केवल प्रॉब्लम को सॉल्व मत कीजिए, समझिए कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया, क्यों यही स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई की, क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी पॉसिबल थी, वो सब चीज़ें आप अकोमोडेट करके चलिए। तो आई होप सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकलेगा और आप अच्छी रैंक लेके आ पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पीएसयूज के कंपैरिजन में मैं बोलूँ, पीएसयू के कंसीडर करते हुए बोलूँगा, तो वहाँ पे अगर आप हाई रैंक में हैं गेट में, तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी और आपको अच्छा पेबल जॉब मिल सकता है, राइट। सो किसी भी साइंस स्टूडेंट के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो स्कोप है, अगर मैं बात करूं, वो स्कोप आपके पास इस तरीके से लिमिटेड है कि आप मोस्टली एकेडमिक्स में या रिसर्च में ही जाते हैं, राइट, अदर देन कि आप अपने सब्जेक्ट से हट के कुछ ना करें तो, राइट। चलिए, ये वाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अब आपको एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस इट, मे बी हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, बट सारा पार्ट मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन टू बी E इज इक्वल टू 1/r अल्फा r कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई कैप, कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो हमने पहले जो क्वेश्चन बताया था आपको कि फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है इस केस में, तो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम में बस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज कर दिया गया है। तो आप कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए, राइट। चार्ज डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया था कि अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, E दिया है, तो आपके पास कौन सा मेथड है, आपको गॉस का डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना है और फिर निकालना है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय मेथड। नाउ इसमें आप चूंकि पहले में इंटीग्रल फॉर्म लगा चुके होंगे, दूसरे में आप डिफरेंशियल फॉर्म लगा चुके होंगे, तो पहले इंटीग्रल फॉर्म से आप ऑलरेडी फ्लक्स निकाल चुके होंगे, जो कि Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो वहां से हम डायरेक्टली Q एनक्लोज निकाल सकते हैं, बट आप दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जहां पे आप चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर चुके होंगे और उसको अगर आप चार्ज डेंसिटी को आप रो dV कर देंगे तो आपके पास Q एनक्लोज आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, केवल यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी। एनीवे, नेक्स्ट लेक्चर में अगर मुझे लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए तो मैं करूँगा, अदरवाइज आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर्स आपको बताऊँगा।